हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदू औरा स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूं वेदू औरा के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पिछले वीडियोस में जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि जो भी आपका क्वेश्चंस है नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड, उसको मैं पीडीएफ में आपका लिंक दे दूंगा। वो आपको वहां पे सारा क्वेश्चंस विथ आंसर मिल जाएगा। आप पीडीएफ पे जाके देखो, मैंने सारे आंसर्स को अपलोड कर दिया है फ्रेंड विथ क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए ही वर्क किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है। तो आप प्लीज जाकर पीडीएफ में देखो, लिंक पे जाके देखो। और फ्रेंड्स, इसको शेयर करो, ठीक है। शेयर करने से ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हर स्टूडेंट्स के पास ये चीज पहुंचेगा और उनके मार्क्स बेटर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ सकता था उसको मैंने कवर अप किया है अच्छे से। लंबी क्लासेस चली, कोई बात नहीं, आपका समझना ज्यादा जरूरी था फ्रेंड्स। आज मैं जो बतलाने वाला हूं न्यू चैप्टर के बारे में, वो चैप्टर आपका क्या था, मैंने डिस्कस भी किया था कि मैं अगले चैप्टर जब भी बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहले फ्रेंड्स समझो ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्या हुआ। पहले ग्लोबल मतलब क्या कि कोई भी मेरे पास आइडियाज है, कोई भी मेरे पास स्किल्स है, कोई भी मेरे पास बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स है, आइडियाज है, उसको मैं क्या करूंगा, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसका जरिया क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इंटरनेट हो सकता है, या फिर कोई भी आप चलकर भी बता सकते हो, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी बता सकते हो। बहुत सारी चीजें होती है। तो फ्रेंड्स, पहले के जमाने में भी क्या होता था ना, आज 16वीं सेंचुरी से पहले क्या होता था कि लोगों के पास उतना सारा मीडियम नहीं था, सोर्सेज नहीं था जिसके द्वारा वो अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सके। बट 16वीं सेंचुरी के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई फ्रेंड्स। देखो, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा। देखो सामने। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। तो ग्लोबल वर्ल्ड क्यों फ्रेंड्स, देखो ऐसा है कि कोई भी कंट्री पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं होता है फ्रेंड्स। उसको कुछ ना कुछ दूसरे कंट्री से रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज हो। इंडिया के पास सब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, चाइना के पास भी सब कुछ नहीं है, रसिया के पास भी सब कुछ नहीं है। मतलब हर कंट्री को कुछ ना कुछ दूसरे कंट्री से जरूरत पड़ती है। तो उसकी जरूरत को फुलफिल करने के लिए ही दुनिया में ग्लोबल वर्ल्ड आया। इसकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 16वीं सेंचुरी से। माना जाता है कि जब हमारा बहुत सारा था, जैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड आया। पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड था फ्रेंड्स, उसमें क्या हुआ था कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसके द्वारा ग्लोबलाइजेशन नाम का टॉपिक पनपना शुरू हो गया था। देखो, मैं बात करूं सबसे पहले टॉपिक्स की। टॉपिक्स आपको पढ़ना क्या क्या होता है इस द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में, ठीक है। तो मैं यदि बात करूं सबसे पहले फ्रेंड्स, तो आपको पढ़ना क्या होगा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पढ़ना होता है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। क्या पढ़ना होगा, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब कि जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसके पहले की जो ग्लोबलाइजेशन थी, यानी कि जो जरिया था स्किल्स आइडियाज को शेयर करने का, वो कैसा था। दूसरी चीज, 19वीं सेंचुरी के बारे में कुछ जाना है कि इस बीच ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है कि 1929 में एक आपका आर्थिक मंदी भी आया था, इकोनॉमिकल काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी आया था फ्रेंड्स। फिर आपका इंटर वॉर इकोनॉमी था जिसमें पोस्ट वॉर इरा के बारे में जानना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद मैं सबसे पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में आता हूं। पहला टॉपिक प्री मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें उसको जानने से पहले आप ये जानो कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन होगा क्या, ग्लोबल मतलब क्या, मॉडर्न। जो भी आप समझ रहे हो कि आप किसी भी चीज का शेयरिंग कर रहे हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वही तो आपका ग्लोबलाइजेशन होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन में, तो क्या होगा आपका, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू विच पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड टू ईच अदर फॉर डिफरेंट पर्पस थ्रू इंटरनेट एंड अदर एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने जो भी स्किल्स है
उसको शेयर करती है दुनिया, दुनिया के लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक लोग से दूसरे लोग के पास, किसके थ्रू? या तो वो जरिया आपका हो सकता है क्या, इंटरनेट हो सकता है, नहीं तो वो जरिया क्या हो सकता है, एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या, जैसे आपका एरोप्लेन के थ्रू हो गया, एयरक्राफ्ट के थ्रू हो गया, बसेज के थ्रू हो गया, ट्रेन के थ्रू हो गया, मेट्रोज के थ्रू हो गया। बहुत सारे ऐसे स्किल्स और ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स है या फिर स्किल्स है, आइडियाज है, कुछ भी है, वो आप शेयर कर सकते हो। तो यही आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके द्वारा आप कोई भी किसी भी चीज़ को जो दुनिया के लिए अच्छा हो, खराब हो, कुछ भी हो, वो आप शेयर करते हो बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर इंटरनेट। दूसरी चीज कि इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द कंपनी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब कि ये जो है क्या कि जो भी एक कंट्री का इकोनॉमी दुनिया के इकोनॉमी से लिंक करेगा, उसका जरिया हो सकता है ग्लोबलाइजेशन। फिर आपका क्या है कि इट एम्स टू इनकरेज फॉरेन ट्रेड, प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इसका एम क्या है फ्रेंड्स, इसका एम ये है कि आपका फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना। मैंने अभी बताया फ्रेंड्स कि एक कंट्री कभी भी फुलफिल्ड नहीं हो सकती है पूरी तरह से, उसे दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका प्राइवेट कंपनी है या इंस्टीट्यूशनल कंपनी है, वो क्या करेगा, आपका जो भी अपना ट्रेड बढ़ाना चाहेगा उसके लिए क्या करेगा, ग्लोबलाइजेशन को ही प्रोमोट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इट इज द बेस्ट वे टू स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मैंने इसी बात को अभी भी फिर से रिपीट हो गया ये फ्रेंड्स, कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या जो भी बिजनेस करना चाहते हो, उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है इसको बढ़ाने का या इसको फैलाने का, कि आप क्या कर दो, ग्लोबलाइजेशन ला दो उसमें, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि आपने जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सोची है उसको आप क्या करो, बढ़ा दो, स्प्रेड कर दो बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद मैं बात करूं अगला टॉपिक, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड बाय ग्लोबलाइजेशन पीपल कैरिड देयर आइडियाज, स्किल्स, गुड्स, मनी, इन्वेंशन, सब कुछ क्या कर रहे थे, पीपल जो भी थे इसके द्वारा, आपका ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही क्या कर रहे थे, लोग आपके आइडियाज़ को, आपके स्किल्स को, आपके गुड्स को, जो भी सामान वगैरह होता था या फिर मनी है, इन्वेंशन है, इसको शेयर करते थे बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद में बात करूं प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, ठीक है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। प्री मॉडर्न मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि आपका जो भी वर्ल्ड था पहले, जो भी मॉडर्न वर्ल्ड आया, ग्लोबलाइजेशन आया, उसके पहले की बात, उसके ठीक पहले की बात। यानी आप ये समझो कि ग्लोबलाइजेशन आपका 16th सेंचुरी से माना जाता है कि उस ड्यूरिंग ही आया था। तो उसके पहले की जो चीज़ें थी वो कैसी थी, क्यों ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसा लगा सबको, इस बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको जानो कि ये 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, 3 पार्ट में बांटा गया, जिसमें पहला पार्ट आपका था सिल्क रूट लिंक इन द वर्ल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। पहला पार्ट आपका क्या था, सिल्क रूट लिंक इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो सिल्क रूट था उसको वर्ल्ड में सबसे पहले क्या किया गया, इंट्रो दिया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। इसमें ये जानो कि इसमें कहा यह जाता था ना कि 15th सेंचुरी के आसपास जो भी आपके क्रिश्चियंस थे वो इस सिल्क रूट का यूज करते थे फ्रेंड्स। जो भी उस समय जो भी क्रिश्चियंस लोग थे, क्रिश्चियंस का इरा ही उस वक्त माना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यूरोप उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। तो इट इज बिलीव्ड दैट इट एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिश्चियंस एंड वाज रनिंग वेल टिल द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी तक ये जो सिल्क रूट लिंक था वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था दुनिया में। दूसरी चीज़, इट आइडेंटिफाइड मेनी सिल्क रूट्स। इस 15th सेंचुरी के ड्यूरिंग ही बहुत सारे सिल्क रूट को क्या कर दिया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। फिर आपका इट ऑल्सो बिलीव्ड दैट अर्ली क्रिश्चियंस मिशनरीज, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम प्रीचर्स प्रोमोट सिल्क रूट ड्यूरिंग दोज डेज। मतलब कि उन दिनों, यानी कि 15th सेंचुरी के ड्यूरिंग में आपके जो क्रिश्चियंस मिशनरी होते थे, आपके जो बुद्धिस्ट होते थे
और जो मुस्लिम लोग जो होते थे वो क्या करते थे, अपने टीचिंग के लिए इस सिल्क रूट का ही यूज करते थे फ्रेंड्स, इसी सिल्क का यूज करते थे, ठीक है, उस ड्यूरिंग में। और यही उनका सबसे बड़ा माध्यम भी था लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि सिल्क के रूट्स क्या होते थे, काफी ज्यादा स्ट्रांग होते थे उस टाइम के, ठीक है। द सिल्क रूट लिंक टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका। उस समय जो सिल्क रूट था फ्रेंड बहुत बड़े बड़े देशों में था, जिसमें आपका क्या था, एक एशिया था, एशिया कॉन्टिनेंट, एक आपका था यूरोप और एक था आपका नॉर्थर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका। ये 3 कॉन्टिनेंट थे फ्रेंड जहां ये सिल्क रूट काफी ज्यादा लिंक्ड था एक दूसरे से, काफी ज्यादा वास्ट फैला हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में बात करूं, दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियंस एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था फ्रेंड्स इसका, कब, क्रिश्चियन इरा जो 15th सेंचुरी से माना जाता है, इस समय ये जो सिल्क रूट था काफी ज्यादा क्या था, फैला हुआ था, काफी ज्यादा नाम था इस सिल्क रूट का। इतनी बातें क्लियर हुई फ्रेंड्स। उसके बाद आगे मैं बढ़ूं, दूसरा तो आपका था फूड ट्रेवल्स। फूड ट्रेवल्स में यह माना जाता है कि आलू की खेती जो उस वक्त थी फ्रेंड्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, खासकर इंडिया के लोगों को आलू ये सब के बारे में उसी वक्त जानकारी मिली थी कि आलू जैसी भी कोई चीज होती है, जिसको डिस्कवर किया गया था उस टाइम पे। सोचो, आज आलू के बिना जिंदगी मानो अधूरी मानी जाती है, ठीक है, बट उस टाइम यानी 15th सेंचुरी के आसपास ही आलू नाम की कोई चीज डिस्कवर हुई थी एशिया के कंट्रीज में। देखो, फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, जिसमें क्या था कि फूड ऑफर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। उस टाइम फूड कल्चर जो था वो काफी ज्यादा लंबा इसका स्ट्रगल करना पड़ा था फ्रेंड्स। दूसरी चीज, 5 centuries ago इंडियंस वेयर नॉट अवेयर ऑफ पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिल्लीज एंड स्वीट पोटैटोज। यानी यदि 15th सेंचुरी यानी 5 century ago मतलब क्या, 500 साल पहले, यानी कि उस ड्यूरिंग 15th सेंचुरी के ड्यूरिंग में जो भी इंडियंस थे उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी तक नहीं थी कि आलू जैसी भी कोई चीज़ होती है, सोया जैसी भी कोई चीज़ होती है, ग्राउंड नट्स, बादाम जैसी भी कोई चीज़ होती है, मक्का जैसी भी कोई चीज़ होती है, टोमेटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटो, कुछ भी जानकारी नहीं था इंडियंस को फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारी सिर्फ वो जानते थे कि हरे पौधे होते हैं जिसको हम लोग खाते थे, साग सब्जियां पहले ज़्यादा खाई जाती थी, हरे पौधे खाए जाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी जो मिला था इंडियंस लोग को, वो कब मिला था फ्रेंड्स, 15th सेंचुरी में। उसके बाद दीज फूड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू एशिया एंड यूरोप ओनली आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर द अमेरिकन्स। मतलब कि ये चीजें जो पहुंची लोगों के पास, वो कब पहुंची, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी। यानी जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, उस वक्त ही एशिया और यूरोप में इन सारे फूड्स को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंड्स, ओके। फिर मैं बात करूं, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो यूरोप पुअर बिगेम टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। जैसे ही आलू को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, एशिया और यूरोप के मार्केट में, उस समय जो भी गरीबी थी और जो भी लोग थे जो कि असमर्थ थे खाने पीने में, या फिर मान लो कि एक तरह से एबल नहीं थे कि खुद के लिए वो खाना मतलब ले सकते थे, कहीं से ला सकते थे, उन लोगों के लिए जब से आलू को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब यूरोप के जितने भी गरीब थे वो खाने को बेहतर ढंग से खाने लगे और लंबी जिंदगी जीने लगे, ठीक है। इस आलू, आज भी फ्रेंड्स आलू के बिना हमारे घर में काम नहीं चलता है, ठीक है। जहां हम सब्जियां ½ kg लेते हैं, वहां आलू हम 5 kg लेते हैं। वजह क्या है, क्योंकि हर दिन हर टाइम मानो आलू का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए तो पता ही फ्रेंड्स, सबसे अच्छा भोजन ही क्या होता है कि आप क्या बना लो, दाल चावल और चोखा बना लो, खा लो मस्त से, ठीक है। आप भी यदि स्टूडेंट हो तो इस बात को जानते होगे, ओके। तो देखो, द पुअर पीजेंट्स ऑफ आयरलैंड वेयर सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज। यानी कि जो आयरलैंड के गरीब किसान थे ना, वो आलू पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत ज्यादा निर्भर थे उस पे। बट आलू में क्या हुआ, उसके आलू की खेती में क्या हुआ, बीमारियां फैलनी शुरू हो गई। बीमारी फैलने के कारण अब क्या हुआ कि व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉयड पोटैटो क्रॉप्स, क्रॉप्स यहां एस कर देना फ्रेंड्स, पोटैटो क्रॉप्स इन द मिड 1840s के आसपास क्या हुआ ना कि आलू की जो खेती थी वो बर्बाद हो गई, मान लो कि खत्म हो गई वो, उसमें बीमारी आ गई। पौधों में भी बीमारी आती है, देखते हो
पौधे कभी कभी होता है क्या कि नष्ट हो जाते हैं ड्यू टू वेदर चेंजिंग, या फिर कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है। वो पोटैटो का आलू जो खेती था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, जिसके कारण से भूखमरी आई आयरलैंड के गरीब किसानों में और hundreds of thousands डाइड ऑफ स्टारवेशन। भूखमरी के कारण क्या हो गए, हजारों सैकड़ों लोग ऐसे ही मारे गए थे भूखमरी के कारण, इस क्योंकि आलू ही उनके कमाने का और उनके खाने का जरिया था। वही खत्म हो गया तो बहुत सारे लोग या तो पलायन कर गए, नहीं तो फिर वो क्या हो गए, डेथ कर गए। ठीक है, आगे मैं बताऊं, आप चाहो तो सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। पहले आप इसका लो, आपका जो प्री मॉडर्न, क्योंकि यही आपके एग्जाम में दिखने वाला है फ्रेंड्स। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले आपका क्या है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला क्या था, सिल्क रूट इन द वर्ल्ड, वो। उसके बाद आपका फ्रेंड्स फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटोज, वो था आपका। फिर तीसरा जो है फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है आपका, कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। मतलब क्या कि 16th सेंचुरी में यूरोप जो था वो सी रूट ढूंढ चुका था एशिया और अमेरिका जाने के लिए। पता ही होगा कि आपका 16th सेंचुरी के आसपास यूरोप ने क्या किया था, एशिया और अमेरिका जाने के लिए सी रूट का डिस्कवर उन्होंने कर लिया था। ठीक है, बिफोर 16th सेंचुरी मैक्सिमम ट्रेडिंग दैट इज गुड्स एंड आइडियाज डन इन इंडियन ओशियन। मतलब 16th सेंचुरी से पहले जितने भी ट्रेडिंग होते थे वो सारे ट्रेडिंग आपके क्या होते थे, जितने भी ट्रेडिंग्स होते थे, गुड्स होते थे, आइडियाज होते थे, जो भी माल का ढुलाई होना है, आइडियाज का शेयरिंग होना है, कुछ भी होना है, वो आपका क्या होता था, इंडियन ओशन के कोस्ट पे होता था उस टाइम पे। तीसरी चीज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अ क्रूशियल पॉइंट इन यूरोपियंस नेटवर्क, क्योंकि इंडिया उस वक्त क्या था, फुलफिल्ड था फ्रेंड, हर चीज उसके पास था। एक रिचेस्ट कंट्री में माना जाता था इंडिया भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो अदर देश चाहते थे कि इंडिया से ये चीज़ें हम ले ले, तब तो आया था ना आपका पुर्तगाल, यूरोपियंस जो भी था आपका, इंडिया आया था। तो देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अ क्रूशियल पॉइंट इन यूरोपियंस नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द एंट्री ऑफ यूरोपियंस इट एक्सपैंड्स एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स यूरोप। लेकिन जब यूरोप लोग क्या किए, आना शुरू किए एशियन कंट्रीज में, तो जो ये आपका क्रूशियल जो भी था आपका पॉइंट, जैसे आपका गुड्स था, आइडियाज था, वो आपका एक्सपैंड होना शुरू हो गया और शिफ्ट टुवर्ड्स यूरोप, और यूरोप की ओर ये आपका जो गुड्स और आइडिया था वो शेयर होना शुरू हो गया था, फैलना शुरू हो गया था। यानी कि इंडिया से रिलेटेड या इंडियन से रिलेटेड या एशियन से रिलेटेड जो भी आपके स्किल्स एंड आइडियाज थे, क्योंकि उस वक्त ये फुलफिल्ड था, तो ये सारे आइडियाज यूरोप में एक्सपैंड होना शुरू हो गए। यूरोप आपका एक कंट्री नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज थे आपके। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया था। उसके बाद आफ्टर इट्स डिस्कवरी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड मिनरल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। मतलब कि जैसे ही इसकी खोज हुई, ये सी रूट को जब खोज हुई थी, उसके बाद बहुत सारे क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, बहुत सारे मिनरल्स की खोज हुई थी उस वक्त। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे क्रॉप्स और मिनरल्स खोजे जा चुके थे जब से ये आपका क्या हो गया था, ग्लोबलाइजेशन में आपका कॉन्क्वेस्ट टॉपिक आया था, जिसमें क्या था आपका कि जो भी आपके यूरोपियंस थे उन्होंने क्या कर दिया था, सी रूट ढूंढा था। उस सी रूट में आपका क्या था कि अब क्या हो गया था, जैसे ही इन्होंने सी रूट ढूंढा, उसके बाद जो चीज़ें थी, जो गुड्स थे, जो आइडियाज थे, वो शेयर होना शुरू हो गए, जिस वजह से क्या होगा, एक अलग तरीके का ग्लोबलाइजेशन आना शुरू हो गया था वर्ल्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूं तो क्या है कि फ्रॉम द 16th सेंचुरी अमेरिकाज लैंड एंड एबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लिव्स एवरीवेयर। 16th सेंचुरी के आसपास अमेरिका के जो जमीन थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रचुर मात्रा में थे, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उस पर क्या होते थे, उगते थे। इस वजह से भी जितने भी मिनरल्स थे वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए। कब? जगह जगह पे अब अमेरिका के जितने भी आपके लैंड थे वो क्या हो गए, फैलने शुरू हो गए थे। ठीक है, अगला टॉपिक, इन 16th सेंचुरी द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्कर्स वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स बट जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब देखो, इतनी जो बातें थी फ्रेंड्स, यहाँ तक जो भी बातें थी आपकी क्या थी, कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड थी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, अब अगला जो आपका क्या है कि आपका डिजीज। अब एक बात समझो, स्पेनिश जो था ना फ्रेंड्स,
वो थोड़ा वीपन्स, पता है कैसा अभी हम लोग क्या करें, यदि हम किसी को मारने जाएं डुक्की मुक्की, तो आप क्या करोगे, हथियार लोगे, डंडा लोगे, बंदूक लोगे, लाठी लोगे, कुछ भी लोगे, और जाके सामने वाले जिससे भी आपको लड़ाई करनी होगी उसके पास आप टूट पड़ोगे। बट और ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिला था फ्रेंड्स, कि जब लड़ाई होती थी तो वीपन्स का यूज काफी ज्यादा आर्मीज वगैरह सप्लाई किए जाने लगे थे, वीपन्स वगैरह सप्लाई किए जाने लगे थे। बट इन सब से अलग स्पेनिश लोग का सोच था। उनका यह कहना था कि अमेरिका को हराने के लिए कभी भी वीपन्स का यूज मत करो, क्योंकि वो खुद एक फुलफिल्ड कंट्री है, उसको कैसे वीपन्स है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि इन 16th सेंचुरी द मोस्ट पावरफुल वीपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्कर्स वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वीपन्स। मतलब कि जो स्पेनिश कंट्रीज था, स्पेन जो था, उसके पास कोई कन्वेंशनल मिलिट्री वीपन्स नहीं था, आपका कोई हथियार नहीं था कि जिससे जाकर अमेरिका से लड़ेगा और उसका सारा कुछ हथियार लेगा, सारा कुछ से गेन कर लेगा, छीन लेगा, स्नैच कर लेगा। बट जर्म्स ऑफ अ स्मॉल पॉक्स विच दे कैरिड, उसके पास क्या था, एक बीमारी को फैलाया, वो एक बीमारी को इंट्रोड्यूस किया। वो बीमारी का क्या नाम था, स्मॉल पॉक्स, जिससे अमेरिका में तबाही मच गई थी। ठीक है, देखो आगे मैं बताता हूं। अमेरिका हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट सच टाइप ऑफ डिजीज। जब ये अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारे लोग, मानो तो हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। और हुआ क्या था कि अमेरिका के पास कोई भी ऐसा इम्यून सिस्टम या इसका कोई भी एंटीडोज नहीं मिला था उस टाइम स्मॉल पॉक्स का, जिसके कारण बहुत सारे लोग मरे भी थे। अभी कोरोना के साथ भी तो वही चाइना जो भी इंट्रोड्यूस किया था कोरोना वायरस का, भले ही वैक्सीन ले लिए, लेकिन अभी भी फ्रेंड्स हम पूरी तरह से इस कोरोना वायरस से उबरे नहीं हैं। सेम उस टाइम था क्या आपका स्मॉल पॉक्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ूं मैं तो अ स्मॉल पॉक्स किल्ड एंड डिसिमिनेटेड द होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। मतलब कि जो भी कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड थे सारे को स्मॉल पॉक्स ने क्या किया, धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू किया, इफेक्ट करना शुरू किया था, और ये पूरी कम्युनिटीज में फैल चुका था। अगली बात कि जो गरीबी थी, भूखमरी थी, क्राउड सिटीज थे, डेडली डिजीज थे, रिलीजियस थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, प्रोसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस डिसेंसेस थे, 4000 टू फ्ली यूरोप फॉर अमेरिका। मजबूरी में क्या होने लगे, अमेरिका से क्या करने लगे, पलायन करना शुरू हो गए थे। उसके बाद फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज एंड कॉन्टैक्ट्स एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। 15th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ कि चाइना ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ओवरसीज कॉन्टैक्ट जितने भी थे। ठीक है, फिर आपका 18th सेंचुरी में इंडिया और चाइना आर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बट दे ट्रेड ओनली इन एशियन कंट्री, दैट इज व्हाई यूरोप बिगेन टू इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। हुआ क्या था कि 18th सेंचुरी के आसपास इंडिया और चाइना काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री थे, लेकिन उनका ये मानना था कि हम जो भी अपने स्किल्स, आइडियाज़ और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसका शेयरिंग जो हम करेंगे वो सिर्फ एशियन कंट्रीज में करेंगे। बट क्या हुआ, दैट्स वाई, इसको आप एक समझ सकते हो कि यूरोप को एक बहाना मिल गया ट्रेड करने का, अपने ट्रेड को फैलाने का, कि दैट्स वाई यूरोप बिगेन टू इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। और उसी टाइम यूरोप को मौका मिला और उन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया अपने ट्रेड को पूरे वर्ल्ड में, और यूरोप फिर से क्या हो गया, चमकना शुरू हो गया। फिर इंडिया पे आया, इंडिया पे राज किया, जो भी हुआ उस ड्यूरिंग पता ही है फ्रेंड्स। आगे मैं बात करूं, ठीक है, ये चीजें तो मैं एक बार फ्रेंड्स फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ग्लोबलाइजेशन मतलब आपका द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में क्या, कि ग्लोबल वर्ल्ड आपका होता क्या है, सिंपल सा आपका ग्लोबल मतलब बिजनेस होता है जिसमें आप स्किल्स, आइडियाज, प्रोडक्ट, बिजनेस को क्या करते हो, फैलाते हो। ठीक है, इसमें मैंने बताया क्या कि आपका ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ना क्या क्या है फ्रेंड्स। तो देखो पढ़ना आपका क्या क्या है, आपका सबसे पहले द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, फिर आपका द 19th सेंचुरी, द इंटर वॉर इकोनॉमी। आज मैंने क्या किया, इस टॉपिक को कवर कर दिया था, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स। आगे जब मैं आऊंगा तो द 19th सेंचुरी को इंट्रोड्यूस करना, जो कितने से कितने के बीच में चला था फ्रेंड्स, 1850 से 1914 के बीच में आपका क्या चला था, 19th सेंचुरी का ड्यूरिंग था, जिस बीच ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा चरम पे था फ्रेंड्स, उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्चस्व था, समझ लो, काफ़ी ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया गया था। फिर आपका द इंटर वॉर इकोनॉमी था, जिसमें पोस्ट वॉर इरा के बारे में बताना है। ओके, फिर आपका द प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो सबसे पहला टॉपिक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए देखो फ्रेंड्स,
हम रिटेन कर सकते थे फ्रेंड्स, क्योंकि देखो ये भी मेरा ही रिटेन है, बट एक्चुअली में बात ये समझो कि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं, और यदि मैं आपको लिख कर यहाँ पर करूँगा तो फ्रेंड्स स्लाइड बनाने में टाइम भी लगते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आपको स्लाइड ना बनाकर इसको मैं डायरेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करूँ, ताकि मेरा टाइम भी बचे और आप लोग के लिए और टाइम पीडीएफ पे जो भी आंसर क्वेश्चन होगा उस पर मैं दे सकूँ। ये मेरा ये फ्रेंड्स, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ वो बिल्कुल मेरा नोट्स है, मेरा हैंड रिटेन ही है ये। ओके, तो देखो मैंने प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने क्या बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो था उसमें आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें आपका 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। सबसे पहला आपका सिल्क रूट लिंक इन द वर्ल्ड, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर आपका फ्रेंड्स फूड ट्रैवल, जिसमें आपका स्पैगेटी और पोटैटो को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें पोटैटो आपका बहुत ज़्यादा मायने उस वक्त रखता था, क्योंकि उसमें डेथ भी हुई थी पोटैटो के क्रॉप्स में बीमारी आने के कारण। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो पोटैटो के कारण इफेक्ट हुआ था। फिर अगला फ्रेंड्स क्या था आपका कॉन्केस्ट था, डिजीज था और ट्रेड था। उसमें मैंने बातें बताई ये सारी, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हो। उसके बाद मैंने क्या बताया फ्रेंड कि स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, गरीबी भूखमरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 15वीं सेंचुरी तक जो भी था चाइना ने ओवरसीज जो भी कॉन्टैक्ट था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर फ्रेंड 18वीं सेंचुरी के आसपास इंडिया और चाइना जो थे वो क्या थे, आपके रिचेस्ट कंट्री थे, बट वो सिर्फ अपना ट्रेड सिर्फ एशियन कंट्रीज में करते थे। इसलिए क्या हुआ था कि यूरोपियन जो थे वो सोचे कि चलो ये एशियन में करे तो हम क्या करते पूरे वर्ल्ड में इस जो भी मेरे पास आइडियाज हैं, स्किल्स है, उसको क्या करते हैं हम शेयर कर देते हैं। आप भी इसको शेयर करो, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो आज मैं क्या करता हूं, यहीं तक रखता हूं। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो आपका 19वीं सेंचुरी और आपका द इंटर वॉर इकोनॉमी दोनों को इंट्रोड्यूस करूंगा। आपका चैप्टर नेक्स्ट वीडियोज में खत्म हो जाएंगे। फिर जैसे मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं फ्रेंड्स वैसे ही करवाऊंगा। होप सो आपको मजा आ रहा होगा। और यदि नहीं मजा आ रहा है फ्रेंड्स तो फिर देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम में अच्छा करो। इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए इसलिए की जा रही है ताकि आप बेस्ट करके आओ एग्जाम में। तो देखो अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूं, विदा ले रहा हूं। जब भी मैं नेक्स्ट टॉपिक आऊंगा तो मैंने टॉपिक्स कवर कर दिया है। आप जो भी वीडियोस देख रहे हो सकता है मैं बोल दूंगा सर को कि ये पीडीएफ सारे आपके शेयर कर दे, लिंक में डाल दे ताकि आपको ये चीज़ मिल जाए वहाँ पे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट यहीं से भी ले सकते हो। फिलहाल मुझे तो इजाज़त। जब नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूँगा तो बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ फिर से इसी तरह मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस होऊंगा सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू।